के साथ कनेक्टिविटी का भी इसमें बहुत बड़ा माध्यम बनता है। 104 किलोमीटर लंबी ये लाइन है। 2192 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। और जैसा आपको बताया, 4 मेजर डेस्टिनेशंस कल्चरल हेरिटेज के राजगीर, नालंदा, पावापुरी और बोध गया, इनको कनेक्ट करेगा। एक्स्ट्रा कार्गो करीब 26 मिलियन टन्स पर एनम इससे कैरी करेगा। टूरिज्म बढ़ेगा, रिलीजियस मूवमेंट बढ़ेगा, कल्चरल मूवमेंट इसमें बढ़ेगा, और डे टू डे यूज के लिए जो रेलवे की डिफरेंट कनेक्टिविटी होती है वो भी इससे, इस प्रोजेक्ट से बढ़ेगी। दूसरा है नॉर्थ बिहार का। नॉर्थ बिहार में साहिबगंज बेतिया सेक्शन हाईवे का, ये 79 किलोमीटर्स का है। 3822 करोड़ रुपीस के बनने से 4 लेनिंग इसका किया जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आप नक्शे पे अगर देखो तो नॉर्थ बिहार में बेतिया, मोतिहारी, साहिबगंज वाला ये जो पूरा सेक्शन है, इसको कंप्लीट कनेक्टिविटी फिर पटना तक 4 लेनिंग हो जाएगी। ऑलरेडी जो येलो में आपको दिखाई दे रहा है, या पटना की तरफ से अगर चलें तो जो ये वाला सेक्शन है पटना से कारपुर, ये कंप्लीट हो चुका है। जो ब्लू में है कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, जो येलो में है वो अवार्ड हो गया है, और जो रेड में है वो अरेराज से बेतिया, वो आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे नॉर्थ बिहार की पटना के साथ कनेक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बिहार, इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसका कॉस्ट इन्वेस्टमेंट पड़ेगा 3822 करोड़, और हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल में बनेगा। और बहुत बड़ा जो हमारा मेजर बुद्धिस्ट सर्किट है नॉर्थ बिहार में, वैशाली, केसरिया जी, इन सब को जोड़ेगा ये। प्लस एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर एनिमल अपना ये टाइगर रिजर्व भी है। क्या नाम है इसका? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है, उसको भी कनेक्टिविटी मिलेगी इस प्रोजेक्ट से। इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी, ट्रेड बढ़ेगा, लोगों का आना जाना आसान होगा। जो ओवरऑल बेतिया से साहिबगंज के बीच में आज जो 2.5 घंटे लगते हैं वो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, ऐसा अनुमान है इस प्रोजेक्ट के करने से। तीसरा फैसला आज लिया गया, रेलवे के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस अप्रूव किया गया आज कैबिनेट में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। 78 डेज का 1866 करोड़ रुपीस का बोनस रेलवे के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। करीब 10,90,000 कर्मचारी हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। 10,90,000 कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा रेलवे का। और रेलवे में बहुत अभी रिसेंट टाइम्स में कार्गो बढ़ के 1.6 बिलियन टन पे हुआ है, जो कि यूएस और रशिया और यूरोप से बढ़ के नंबर 2 पे भारत की रेलवे ऑलरेडी नंबर 2 पे पहुंच गया है, बाय डूइंग ऑल दीज रिफॉर्म्स एंड इम्प्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ रेलवेज। ये मैं आता हूं साथियों, ये बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, और इस पे थोड़ा टाइम लगाएंगे। हम सब जानते हैं कि शिपिंग और मैरीटाइम सेक्टर किसी भी देश के लिए और विशेषकर भारत के लिए बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। शिपिंग एंड मैरीटाइम सेक्टर भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। स्ट्रैटेजिक सेक्टर इस तरह से भी है कि हमारी एक लंबी हेरिटेज थी। टिल 18th सेंचुरी भारत के शिप दुनिया में सबसे एडवांस्ड शिप्स माने जाते थे, और दुनिया भर से लोग भारत में शिप खरीदने आते थे। भारत के डिजाइन को यूरोप लेके गए थे। एक ओवरऑल जो हमारी मैरीटाइम हेरिटेज है, उस हेरिटेज को रिवाइव करना जरूरी है, देश की इकोनॉमी के लिए भी और देश की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमारे भारत के पोर्ट्स वेस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे सदियों से कई दूर दराज के क्षेत्रों से ट्रेड होता आया है भारत के पोर्ट से, और कई कई सदियों तक चलता रहा।
18 सेंचुरी के बाद में भारत की सिचुएशन बदली, कुछ खराब हुई कुछ कारणों से, हम सब जानते हैं वो कारण। लेकिन अब 2047 तक भारत को फिर से विकसित राष्ट्र बनाने का जो मोदी जी ने संकल्प लिया है, देश के सामने संकल्प रखा है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम सेक्टर। तो आज करीब 70,000 करोड़ रुपीस का पैकेज अप्रूव हुआ है, टू बी प्रिसाइज 69,725 करोड़ रुपीस, 69,725 करोड़ रुपीस। और ये 10 इयर्स का प्रोग्राम है बड़ा, इट्स अ 10 ईयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के इंपॉर्टेंस हम सब जानते हैं। शिप बिल्डिंग इज द मदर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग इज द मदर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बहुत सारे, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री चालू होती है तो उसके बहुत सारे मल्टीप्लायर इंपैक्ट होते हैं। शिप बिल्डिंग चालू हुई, इंजन मेकिंग चालू होता है। शिप बिल्डिंग चालू होती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को उसका बेनिफिट मिलता है। शिप बिल्डिंग चालू होती है, स्किलिंग के लिए बहुत काम आते हैं। शिप बिल्डिंग से कई तरह के मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट, कई तरह के मटेरियल्स के डेवलपमेंट चालू होते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उन लोगों के एस्टिमेट है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर शिप बिल्डिंग का 6.4 है। यानी अगर एक व्यक्ति शिप बिल्डिंग में काम करता है तो five more persons get employment because of that one person who is working in the shipbuilding industry. That is the employment multiplier factor. Investment multiplier is almost 2, which means if we invest 1 crore rupees in shipbuilding, then the economy gets about 2 crore rupees benefit. इसीलिए बजट में अनाउंस हुआ था, माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया था कि शिप बिल्डिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। तो आज ये बड़े रिफॉर्म्स कैबिनेट में अप्रूव हुए। ओवरऑल स्ट्रेटजी बेसिकली 4 पिलर्स पे है। 4 पिलर्स में पिलर नंबर 1 है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। पिलर नंबर 2 है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। पिलर नंबर 3 है शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम। पिलर नंबर 4 है लीगल पॉलिसी एंड प्रोसेस रिफॉर्म्स। पिलर 1 शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम इज 24,736 crore rupees outlay. Pillar 2 maritime development fund is a corpus of about 25,000 crore rupees. Shipbuilding development scheme, the pillar 3 is about 20,000 crore rupees, to be precise 19,989 crore rupees. And pillar 4 is legal policy and process reforms. I'll go through each of the pillars one by one. सभी pillars का एक एक करके डिटेल में वर्णन करूंगा। पहला पिलर शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। इसका कंपोनेंट 1 है फाइनेंशियल असिस्टेंस। हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग बहुत डीप कैपिटल चाहिए होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में ये इंडस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिनिश हो गई, और जिन देशों ने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया वही देश इस इंडस्ट्री को सरवाइव करा पाए। ओनली दोज कंट्रीज कुड सेव द इंडस्ट्री वेयर द गवर्नमेंट गेव सब्सटैंशियल सपोर्ट टू शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। तो इस वाले स्कीम में कॉस्ट डिफरेंशियल को ओवरकम करने के लिए 100 करोड़ से नीचे वाले वेसल्स शिप्स का टेक्निकल नेम है, वेसल्स को 15% सपोर्ट दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस, और 100 करोड़ से ऊपर वाले वेसल्स को 20%। जैसे मान लो कोई शिप है 150 करोड़ की, अगर वो बनती है तो उसको 20% फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दिया जाएगा कि आने वाले समय में ग्रीन वेसल्स का एक सिग्निफिकेंट वैल्यू रहेगा मार्केट में और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में। इसीलिए जो ग्रीन वेसल्स है, हाइब्रिड वेसल्स है और फुल्ली ग्रीन है, उन सब के लिए 25% का फाइनेंशियल असिस्टेंस रहेगा। और ये ग्लोबल बेंचमार्क्स हैं, डिटेल स्टडी किया गया है कई देशों का, जिन देशों में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बड़े लंबे समय से बढ़ती गई, उन देशों का स्टडी करके ये सारे स्कीम को बनाया गया है। हर जगह डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को इंसेंटिवाइज किया जाएगा और एक थ्रेशोल्ड भी रखा जाएगा
30% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन मिनिमम रहना चाहिए। 30% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन मिनिमम रहना चाहिए। ये इस स्कीम में रहेगा। 20,000 करोड़ 20,554 करोड़ का एलोकेशन रहेगा अप टू मार्च 2036। कंपोनेंट 2 इसी स्कीम का शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट। अगर आप किसी शिप को अगर देखें, शिप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेसल है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सिटी। अ शिप इज प्रैक्टिकली लाइक अ सिटी। एक जो पैनामेक्स वेसल्स होते हैं 1 लाख टन वाले, उस वेसल में, उस शिप में करीब करीब 1,500 किलोमीटर की तो पाइपलाइन होती है। 1,500 किलोमीटर की, 1,500 किलोमीटर के आसपास की तो अंदर पाइपलाइंस होती हैं जो पानी बैलास्टिंग और डी बैलास्टिंग करते हैं शिप की। तो उसमें जैसे किसी शहर को जितना पानी रिक्वायर्ड होता है, उतना पानी शिप के अंदर पंप करते हैं या शिप से पंप आउट करते हैं। अंदर जो इंजन्स चलते हैं, वो इंजन प्रैक्टिकली एक छोटे शहर की जितनी पावर रिक्वायरमेंट है, उतनी पावर रिक्वायरमेंट वो जनरेट करते हैं। जितना उसके अंदर ऑयल स्टोरेज रहता है, वो ऑयल स्टोरेज एक छोटे शहर का 20-25 हजार पॉपुलेशन के शहर का जितना ऑयल रिक्वायरमेंट होता है, उतना डीजल पेट्रोल वहां पे। तो मतलब शिप इतना बड़ा वेसल है कि उसको जब जब उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, तो उस लाइफ कंप्लीट होने के बाद में भी उसकी बहुत वैल्यू रहती है। तो देयर इज अ फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री कॉल्ड शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री। और भारत में अलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड इज अ वेरी फेमस यार्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। ये गुजरात में भावनगर के पास में है। तो शिप ब्रेकिंग इज अ मेजर इंडस्ट्री, वन बिकॉज इट इज अ मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, टू इट हैज लॉट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इसीलिए शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम का कंपोनेंट नंबर 2 रखा गया है शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट ऑफ द 40% ऑफ द शिप्स स्क्रैप वैल्यू। अगर भारत में शिप को ब्रेक करते हैं, तो मान लो उस शिप की स्क्रैप वैल्यू थी 200 करोड़, तो उसका 40% क्रेडिट नोट दिया जाएगा, जिससे कि नई शिप जब भारत में अगर बिल्डअप करो, तो आपको वो 40% का क्रेडिट उसमें मिल जाएगा। इट्स अ वेरी इनोवेटिवली डिजाइंड स्कीम। इसमें दो बेनिफिट एक साथ होते हैं, शिप ब्रेकिंग एक्टिविटी भी बढ़ती है और शिप बिल्डिंग एक्टिविटी भी बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4,000 करोड़ रुपए का रखा गया है एलोकेशन। एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, और कैबिनेट में भी नोटिस किया गया कि बहुत इनोवेटिव तरीके से इस स्कीम को बनाया गया। थर्ड है कंपोनेंट नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन। शिप का जो डिजाइन होता है, दैट डिजाइन इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। ब्लूप्रिंट उसका जब बनता है शिप का, और जब कील ले करते हैं, जब शिप बिल्डिंग चालू करते हैं, तब इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। तो इसके लिए जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज चाहिए, वो डेवलप करनी होगी। उसके लिए नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन बनाया जाएगा, जिसमें हर तरीके से ओवरऑल क्या क्या करना है देश में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, पूरे इस प्रोग्राम को कैसे स्टीयर करना है, किस तरह से कोलैबोरेशंस करने हैं, कैसे डिमांड एग्रीगेशन करना है, इन सब चीज़ों का नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन इसको मैनेज करेगा। पिलर 2 मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, ये कंप्लीट एक फंड बनाया जाएगा। हम सब जानते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टोटल वॉल्यूम है, उसका 95% शिप से जाता है। 5% वॉल्यूम बाकी रूट से जाता है, रोड या एयर से बाकी 5% जाता है। और अगर वैल्यू में देखें तो 65% ऑफ द ट्रेड इज डन बाय मैरीटाइम सेक्टर, बाय शिपिंग सेक्टर। और जो बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री होने के नाते अफोर्डेबल फाइनेंस नहीं मिल पाता है। तो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, परसीव्ड रिस्क है, कोलैटरल एसेट्स होती नहीं है। तो इसके कारण एक बहुत बड़ा दिक्कत होती है। कोई शिप बिल्डिंग करना भी चाहे, इस इंडस्ट्री को डेवलप करना भी चाहे, तो कैसे करे। इसके लिए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा। इसका कॉर्पस 20,000 करोड़ रहेगा। इसका कंपोनेंट 1 है मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड। इसमें
इक्विटी फाइनेंसिंग पे जोर दिया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ दिस। इसका स्ट्रक्चर आगे दिखाता हूँ। इंडियन शिप्स बनाना, शिपयार्ड डेवलप करना, शिप रिपेयर फैसिलिटीज करना, पोर्ट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और इनलैंड और कोस्टल मूवमेंट का मॉडल शेयर बढ़ाना, इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर फंड का ऐसा रहेगा जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से फंड डालेंगे, बाकी फंड मैनेजर्स रहेंगे और मार्केट से जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इससे मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड बनेगा जो कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेगा इन सब सेक्टर्स में जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 7 और बाकी इसके साथ रिलेटेड है 1 और 2, इन सब सेक्टर्स में इक्विटी फाइनेंसिंग करेंगे ये वाला MIF मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड। बहुत बहुत देश के लिए मेरे ख्याल से ये शिपिंग और पोर्ट सेक्टर में वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स दैट हैज हैपेंड इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री। और जो 18th सेंचुरी में जो हमने डिक्लाइन 18th के बाद में देखा, वो डिक्लाइन अब आप देखोगे वो वापस रिवाइव होने लगेगा। देश की एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। इसी पिलर का कंपोनेंट नंबर 2 है इंटरेस्ट को इंसेंटिवाइज करना। मतलब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन देते हैं उनको उनका इंटरेस्ट का एक सबवेंशन इसमें रहेगा अप टू 3%, और इसका भी एक बहुत प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म बनेगा नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन के तहत। ओवरऑल इस मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड से वी एक्सपेक्ट मेजर इन्वेस्टमेंट आएगा शिपिंग सेक्टर में, पोर्ट्स में, शिप बिल्डिंग में, and overall 30 lakh jobs will be created because of this entire program, इस बड़े रिफॉर्म के कारण। और देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी बहुत कम होगी इस पूरे इनिशिएटिव के कारण। शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम दैट इज द थर्ड पिलर, और इसमें कैपिटल सपोर्ट किया जाएगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स को डेवलप करने के लिए। क्योंकि एक जगह अगर शिप बिल्डिंग क्लस्टर हो तो उससे कनेक्टेड जितनी भी चीजें, इसकी वेल्डिंग इतनी यूनिक होती है, गैसेस इसमें इस तरह की यूज होती है कि अंडर सी आपको अगर शिप को कट करना, वेल्ड करना है, फ्लोटिंग ड्राई डॉक्स बनाने पड़ते हैं, वो सब चीजें जो बनानी पड़ती है उसके कारण एक पूरा क्लस्टर बने तो बेटर रहता है। तो जो ब्राउन फील्ड कैपेसिटीज देश में है, अभी 2-3 जगह है वो, और नए ग्रीन फील्ड क्लस्टर्स भी बनेंगे। रिस्क कवरेज दिया जाएगा और डेवलपमेंट के नए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। टोटल 19,989 करोड़ रुपीस का पिलर 3। पिलर 4 आपने देखा होगा कि शिपिंग एंड मैरीटाइम सेक्टर में ज्यादातर कानून अंग्रेजों के जमाने के थे। पिछले 11 वर्षों में 11 नए कानून बनाकर जितने भी पुराने कानून थे वो मोदी जी की सरकार ने फिनिश करके टोटली नए कानून बनाए जो कि रेलेवेंट है आज के समय के हिसाब से, बहुत अच्छे हैं। तो ये ध्यान रखा जाएगा लीगल पॉलिसी एंड प्रोसेस रिफॉर्म्स के अंडर। और भी कई सारे इसमें इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल शिप बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देना वगैरह वगैरह, कई तरह की डिमांड एग्रीगेशन करना। जैसे हमारा ऑयल एंड गैस PSUs हैं, उनका जितना भी रिक्वायरमेंट है उस पूरे डिमांड को अगर एग्रीगेट करो तो भारत में शिप बिल्डिंग के लिए एक बड़ा एक ऑर्डर इसमें क्रिएट किया जा सकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। ओवरऑल इस रिफॉर्म से, आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा अप्रूव किए गए इस रिफॉर्म से पूरे शिपिंग एंड मैरीटाइम सेक्टर में एक बड़ा ऐतिहासिक चेंज आएगा और हम ग्लोबल बेंचमार्क्स की तरफ बढ़ेंगे। 30 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड है और करीब करीब 4.5 मिलियन ग्रोस टन्स की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी बनेगी देश में, और दैट कैन एक्चुअली डबल टू 8.2 मिलियन ग्रॉस टन्स, और पोर्ट कैपेसिटी 250 मिलियन टन्स की एक्स्ट्रा इसमें ऐड होगी। करीब 2,500 से ज्यादा वेसल्स इसमें बनेंगे इस पूरे प्रोग्राम के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने डेटा रखा है, आपको शेयर भी किया जाएगा। इन 11 वर्षों में किस तरह से शिपिंग सेक्टर का एक एक कंपोनेंट ग्रो हुआ है
कुछ नंबर्स अगर आप देखो, इनलैंड वाटर कार्गो 700% बढ़ा है 2014 के कंपैरिजन में। मात्र 18 मिलियन टन था, 146 मिलियन टन। ऑपरेशनल वाटरवेज 870% बढ़े हैं, मात्र 3 थे 29 हुए। वाटरवेज मतलब नंबर ऑफ सी फेयरर्स डबल हो गए, 1 लाख थे, डबल से भी ज्यादा हो गए, 3.2%, 3.2 लाख। कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 800 मिलियन टन थी, वो 1.6 बिलियन टन बन गई इन 11 वर्षों में। बहुत बड़ा चेंज आया है। कोस्टल शिपिंग प्रैक्टिकली डबल हुई, लेजिस्लेशंस 11 पास हुए, एनुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्ट्स डबल हुई। ओवरऑल इतना मेजर चेंज आया है शिपिंग एंड पोर्ट सेक्टर में, दैट वी आर दिस इज रियली हेल्पिंग द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। मैं 5th आइटम पे आता हूं जो आज के कैबिनेट में अप्रूव हुआ। दिस इज रिलेटेड टू रिसर्च। हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को सपोर्ट करने के लिए 2277 करोड़ रुपीस का एक अम्ब्रेला स्कीम आज अप्रूव हुई है, जिसमें डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम्स होंगे, एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च स्कीम, एमेरिटस साइंटिस्ट स्कीम, एक्सीलेंस थ्रू वेरियस अवार्ड्स और नॉलेज शेयरिंग एंड सिंपोजियम करना, जो टेक्निकल सिंपोजियम, रिसर्च सिंपोजियम है उन सबका। दिस इज अ मेजर अम्ब्रेला स्कीम। कई तरह की बिखरी बिखरी एक्टिविटीज जो थी उनकी जगह एक ये बड़ी अम्ब्रेला स्कीम, जिसमें लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। मान लो क्वांटम फिजिक्स के लिए एक तरह का प्रोग्राम बनाना है, मान लो बायोटेक के लिए दूसरी तरह का प्रोग्राम बनाना है, तो वो जो छोटे छोटे लिमिट्स, साइलोस थे, उसके बजाय उसको ब्रेक करके एक प्रॉपर, एक ऐसी फ्लेक्सिबल स्कीम जिससे कि हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को कई वर्षों तक उसका बेनिफिट मिलता रहे। और 6th पॉइंट पे आता हूं मैं। मेडिकल एजुकेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प जो लिया था कि 75,000 एडिशनल मेडिकल सीट्स 5 साल में क्रिएट करेंगे भारत में। तो आज 5,000 नए पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स का अप्रूवल कैबिनेट में मिला है, और इसके लिए आउटले होगा 15,035 करोड़ रुपीस। 15,035 करोड़ रुपीस का इसके लिए आउटले होगा। ओवरऑल बेटर हॉस्पिटल्स, अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, उनमें नए डिपार्टमेंट्स खुलना, नए डिसिप्लिन्स लाना, बेटर इक्विपमेंट लाना, बेटर मेडिकल टेक्नोलॉजीज लाना, और एआई का भी बहुत उपयोग किया जाएगा इन इम्प्रूविंग द मेडिकल एजुकेशन। क्योंकि मान लीजिए कोई एक गांव से आता है व्यक्ति, उसको इंग्लिश की नॉलेज अगर नहीं है, तो वो बड़ा कुंठित फील करता है कि वो कैसे मेडिकल एजुकेशन में बाकी लोगों के साथ compete कर पाए। एआई की नॉलेज होने से वही लेक्चर अलग अलग लैंग्वेजेस में साइमल्टेनियसली किया जा सकता है। तो अभी जो सर्वम मॉडल बना है एआई मिशन के तहत, उस सर्वम मॉडल का उपयोग करके कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। आईआईटी मद्रास में हुए हैं, आईआईसी बेंगलुरु में हुए हैं, कई जगह एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जिससे कि साइमल्टेनियसली सेम लेक्चर को डिफरेंट लैंग्वेजेस में किया जा सकता है यूजिंग द सर्वम एआई मॉडल। तो स्वदेशी की बात है तो सर्वम भी भारत का बना हुआ मॉडल है, और भी अच्छी बात है भारत की भाषाओं के लिए। तो इसका उपयोग भी मेडिकल एजुकेशन में बड़े तरीके से किया जाएगा, ऑफ द इंडिया एआई मिशन को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट 11 इयर्स में बहुत सिग्निफिकेंट बढ़ा है। करीब करीब हर चीज डबल हुई है, वेदर इट इज नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, जो केवल 387 थी 808 हो गई, वेदर इट इज यूजी सीट्स, वेदर इट इज पीजी सीट्स, करीब करीब हर चीज में डबल या डबल ट्रिपल जंप हुआ है इन 11 इयर्स में। साथियों बहुत धन्यवाद। जोहो पे किया हुआ पहला प्रेजेंटेशन स्वदेशी Zoho pe. I'll take questions now. Thank you, sir. So we will start from the left as protocol is. Deepak is sitting on the first row and first seat. No, sir.